डाउटनेट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेन से एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को सोल्यूशन तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पर आप सभी को 2 ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें, यानी अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर होते हैं, वहीं आप सभी को इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि अम्ल और क्षार में प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं, यानी नीचे लिखे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप, चाहे तो आप इधर अम्ल लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे क्षार और 2 भागों में से बांटकर भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रोमन नंबर 1, 2, 3, 4 के माध्यम से बता देते हैं। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में तीखा यानी कड़वा होता है। काफ़ी सिंपल है याद करना कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, जबकि क्षार का जो स्वाद होता है वो तीखा यानी कड़वा होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला कर देता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सेम टू सेम इसी का उल्टा लिखना है क्षार में कि जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद में आज भी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि क्षार जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। उसके बाद में आज भी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, जबकि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल क्या करता है कि क्षार को जब उदासीन कर देगा तो जाहिर सी बात है कि क्षार भी अम्ल को उदासीन कर देगा। उसके बाद में आज भी रोमन नंबर 5 में लिखेंगे कि अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, लाल कर देता है, जबकि क्षार मेथिल ऑरेंज को लाल नहीं बल्कि पीला कर देता है। उसके बाद में आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 27 दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि pH स्केल क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 मार्क्स में पूछे गए थे कि pH स्केल क्या है। हे दोस्तों, तो अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे कि pH स्केल क्या है, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके माध्यम से किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता मापी जाती है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी विलयन का हम लोग अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता मापते हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे कि इसका आविष्कार HP सोरेन महोदय ने किया था, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। जब भी किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है, 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। यदि विलयन का pH मान 7 यानी 7 के बराबर होता है ना, तो उस विलयन को हम लोग उदासीन विलयन बोलते हैं। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि किसी भी विलयन का pH मान बराबर -log × हाइड्रोजन आयन होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए
कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता मापते हैं। नेट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि पीएच स्केल का आविष्कार HP सोरेंस महोदय ने किए थे। जिस पे क्या होता है कि मान लेते हैं यह एक स्केल है, ठीक है, इस पे 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं, जिसमें होता है 1 से लेकर 7 के बीच में किसी विलयन का पीएच मान होता है तो समझ लीजिए कि वह विलयन अम्लीय होता है। 7 से लेकर 14 के बीच में किसी विलयन का पीएच मान होता है तो आपको समझ लेना होगा कि वह विलयन क्षारीय होगा। और किसी भी विलयन, बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 यानी 7 के बराबर होते हैं। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 28 में कि ज्वाला क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल मात्र 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि ज्वाला क्या है, या ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि ज्वलन त्याप क्या है। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि कोई भी ठोस द्रव ईंधन भी ज्वाला के साथ जल सकता है। दोस्तों आप सभी के लिए एक सवाल है कि वह कौन ऐसा वस्तु है, वह कौन, या दुनिया में वह कौन ऐसा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है। इसका जवाब अगर आप सभी को मालूम होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 29 में कि श्वसन एक मंद दहन है कैसे। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि श्वसन एक मंद दहन है कैसे, या ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि लोहे में जंग लगना एक मंद दहन है कैसे। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप मंद गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्वसन को मंद दहन कहा जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग जब भी ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर के अंदर, यानी सांस लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे ग्लूकोज में जितने भी छोटे छोटे अणु होते हैं उस ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं। तो जब अणु जो होते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करते हैं ना, तो उसके फलस्वरूप धीरे धीरे उसमें आग लगती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हम लोग श्वसन को मंद दहन कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप सभी अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अगला जो सवाल है क्वेश्चन 30 में दिया गया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल भी 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक के लवण विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, यानी वैसे धातु होगा जो कुछ ज़्यादा ही अभिक्रिया करता है, उसे क्या करता है कि किसी यौगिक के लवण विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, यानी उसका स्थान चेंज कर देता है, यानी वहाँ से ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ से उसको हटाइए देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक समीकरण दिया गया, इसी को देख लीजिए। पहला जो समीकरण में दिया गया कि Fe+SO4, Fe को हम लोग बोलते हैं फेरस यानी लोहा। यहाँ पे दिया गया CuSO4, Cu का मतलब कॉपर और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि फेरस जो है वो कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि दोनों के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Fe+CuSO4 अभिक्रिया कराएंगे तो Cu को क्या करेगा, यहाँ से हटा के अलगे मिला देगा, ठीक है। तो उसके स्थान पर Fe हो जाएगा। तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पे था पहले Fe+CuSO4, तो Cu के स्थान यहाँ पे ले लिया Fe, तो यहाँ पे बना है FeSO4 और Cu को विस्थापित कर दिया है, यानी वहाँ से हटा दिया है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण मान सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग करते हैं C+O2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। दोनों जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है।
तो यहाँ पे अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। ठीक है, दोनों तत्वों के निर्माण से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो आप आसान भाषा से में समझेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उन सभी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया में कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ भाग लेगा तो निश्चय कि नया उसके फलस्वरूप तो नया पदार्थ बनबे करेगा, तो उसके अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। अब यहीं पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, दिया गया है कि 2 Mg+O2, तो 2 Mg+O2 यानी मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया गया है और यहाँ पे भी 2 लगा दिया गया है। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम के परमाणु 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो समीकरण होगा वो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 32 में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब कोई भी पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कोई भी पदार्थ अकेले हो या अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करता है जिसके मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि CuO है, ये क्या हो गया, CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग CO2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में हम इसे बोल सकते हैं कि इसके बीच में क्या हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि H2 + Cl2 यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को एक साथ हम मिलाएंगे यानी अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे आप सभी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमने लिखा H2 यानी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हम लिखे Cl2 यानी क्लोरीन गैस, दोनों अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, वो ये बनेगा HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण में यहाँ पे 2 कहाँ से आया, तो देख लीजिए यहाँ पे H2 का मतलब हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है, तो ये तो संतुलित हुआ नहीं। तो यहाँ पे अगर H के पहले हाइड्रोजन के पहले 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे क्लोरीन 2। तो संतुलित करने के लिए हमें परमाणुओं की संख्या बराबर करनी पड़ती है। तो जब भी परमाणुओं की संख्या बराबर दोनों तरफ हो जाती है तो समझ लीजिए कि वह समीकरण संतुलित है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि क्या कारण है कि दिया सलाई तिनके को जला देती है किंतु लकड़ी के गुटके को नहीं। आप सभी को भी मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर क्या कारण है कि जो जितने भी खरपतवार होते हैं, छोटे तिनके होते हैं, उसे दिया सलाई आसानी तरीके से जला देती है। लेकिन हम बात करते हैं मोटे लकड़ी के यानी मोटे लकड़ी के गुटके के, तो वो माचिस से नहीं जल पाती है। तो बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि तिनके का ज्वलन ताप काफ़ी निम्न होता है, जिससे दिया सलाई के द्वारा ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी ओर हम बात करते हैं कि लकड़ी के गुटके का ज्वलन ताप के बारे में, तो लकड़ी के गुटके का जो ज्वलन ताप होता है वो काफ़ी उच्च होता है यानी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे दिया सलाई से ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अतः हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि दिया सलाई तिनके को जला देती है किंतु लकड़ी के गुटके को नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर भाई क्या कारण है कि दिया सलाई जो है वो तिनके को तो जला देती है मगर लकड़ी के गुटके को नहीं जला देती है, तो आप आसान भाषा में उसको समझा सकते हैं कि देख भाई, लकड़ी के तिनके का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, जिससे ज्वलन ताप की उसे दिया सलाई के माध्यम से ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है और वह जलने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं मोटे लकड़ी के गुटके की। तो मोटे लकड़ी के जो गुटके होते हैं उसका ज्वलन ताप काफ़ी उच्च होता है यानी बड़ा ज्वलन ताप होता है, ज़्यादा ज्वलन ताप होता है, और दिया सलाई का ज्वलन ताप तो काफ़ी कम होता है, जिससे उसको ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण वो नहीं जल पाता है। इसके बाद में हम आप सभी को अगला सवाल बता रहे हैं कि लोहे के प्रमुख भौतिक गुणों को लिखें। आखिर लोहा के प्रमुख भौतिक गुण क्या होते हैं, चलिए हम आपसे बता देते हैं। आप लिखेंगे कि लोहा के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो आखिर लोहा के प्रमुख भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो क्वेश्चन रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि शुद्ध लोहा मुलायम होता है। अगर आप शुद्धता की बात करते हैं लोहा में, तो जितने भी मुलायम लोहा होते हैं समझ लीजिए कि वो 1 नंबर का लोहा होता है यानी शुद्ध लोहा होता है, जिसमें चांदी की तरह चमक होती है। आप सभी बहुत सारे लोहा के देखते होंगे जिसमें चमक होती है, बहुत सारे में नहीं होती है। तो जिसमें चमक होती है वो समझ लीजिए कि वो शुद्ध लोहा है।
उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि शुद्ध लोहा आघात एवं तन्य होते हैं। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि लोहा विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होता है, यानी लोहा में हम क्या करेंगे, उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित कर सकते हैं। और इसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि शुद्ध लोहा छोटे छोटे डोमेन से मिलकर बने होते हैं। और इसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि धातु के सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि धातु की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि धातुओं के उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के आधार पर एक उदग्र स्तंभ में सजाया जाता है। धातु की उसकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के आधार पर उसे एक उदग्र स्तंभ में यानी वर्गीकृत करके उसे सजाया जाता है, जिसे हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम लिखेंगे, कैल्शियम का संकेत Ca होता है। सोडियम लिखेंगे यानी Na क्या होता है, तो सोडियम का लैटिन नेम होता है जिसे हम लोग नाइट्रियम बोलते हैं इत्यादि। यहाँ पे आप सभी लिख सकते हैं। मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल के तौर पे ये सोडियम पोटेशियम के साथ साथ बहुत सारे तत्वों का नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि धातु क्या है, इसके भौतिक गुणों को लिखें। धातु अधातु से लिया गया ये प्रश्न कि धातु क्या है, इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वे सभी पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होती हैं, यानी दुनिया में ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, समझ लीजिए, तथा वो आघातवर्ध होंगे। अगर सुचालक होंगे तो वो आघातवर्ध भी एवं तन्य भी होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे कि वे सभी पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, उन सभी पदार्थों को हम धातु कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि धातु के प्रमुख भौतिक गुणों के बारे में। आप सभी लिखेंगे कि धातु के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि धातु आघात वर्ग होते हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि धातु तन्य होते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि धातु के क्वथनांक उच्च होते हैं। अपवाद में सोडियम एक ऐसा धातु है, पोटेशियम भी एक ऐसा धातु है जिसका क्वथनांक निम्न होता है, तो ये अपवाद में होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 37 में कि अयस्क क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है, अयस्क क्या है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वे खनिज जिसमें कम खर्चा पर आसानी से धातु की प्राप्ति की जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि खनिज किसे कहते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि पृथ्वी के तल से यानी पृथ्वी के अंदर से जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होता है उस सभी को हम लोग खनिज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोलियम हो जाएगा, गैसोलीन हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ये सभी क्या है, ये सभी खनिज है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अयस्क क्या है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि वे खनिज जिसमें कम खर्च के माध्यम से उससे हम आसानी से धातु की प्राप्ति कर सकते हैं, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अर्थात आप सभी लिखेंगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क आपसे बता दें कि अयस्कों के कई प्रकार होते हैं, जैसे में सल्फाइड अयस्क, हाइलाइड अयस्क, क्रायोलाइट अयस्क, बायोराइट अयस्क, ऐसे ऐसे बहुत सारे अयस्कों के प्रकार होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि साधारण नमक जिसे हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम, गुण एवं सूत्र लिखें। आखिर साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, उसका क्या गुण होता है, उसका क्या सूत्र होता है, यही आप सभी को इस क्वेश्चन में लिखना होगा। उसके साथ साथ साधारण नमक का क्या उपयोग होता है ये भी आप सभी को बताना होगा। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स नहीं बल्कि 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है तथा इसका आणविक सूत्र NaCl होता है। आप सभी को मालूम होगा Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड। यहीं पे Cl के जगह पे 2 लगता तो क्लोराइड नहीं बल्कि वो क्लोरीन गैस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl उसका नाम होता है, आणविक सूत्र होता है, नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं कि आखिर साधारण नमक में क्या क्या गुण होते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि साधारण नमक ठोस एवं रवेदार होते हैं। साधारण नमक जो होते हैं ना वो ठोस भी होते हैं एवं रवेदार यानी बालू के आकार के होते हैं। उसके बाद में आज से भी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि साधारण नमक में MgCl2 का मतलब क्या हो गया,
यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप सभी लिखेंगे कि साधारण नमक में MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड नामक अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसके कारण वायु में नमी को अवशोषित कर लेता है। यानी उसमें अगर नमी की उपस्थिति में रखेंगे साधारण नमक को, तो अपने अंदर क्या करेगा कि नमी को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, साथ ही इसका गुण सूत्र के साथ साथ इसका भी उपयोग भी आप समझ गए होंगे। देखिए, साधारण नमक का जो खास करके उपयोग होता है वो खाना बनाने के रूप में किया जाता है तथा घरेलू कार्यों में किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सभी को बता ही दिए हैं, इसका PDF लेने के लिए प्रत्येक PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ आप सभी मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करके आप अपने मैट्रिक एग्जाम की तैयारी और भी मजबूत कर सकती हैं। प्ले स्टोर में भी जाके आप सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है जो मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल ऐप है। उसमें आप सभी को क्लास 10th के 12 के साथ साथ ITI पॉलिटेक्निक तथा पैरामेडिकल का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो लेक्चर के साथ साथ उसमें आप सभी को PDF भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो जाइए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप अपने वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाके क्विज खेल सकते हैं और आप अपने मैट्रिक एग्जाम की तैयारी का लेवल चेक भी कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुक्तमन अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।